हेलो गाइस, मीणा एजुकेशन हब पर आपका स्वागत है। आज ये हमारी प्रोनाउन की दूसरी क्लास होने वाली है। इससे पहले की क्लास में हमने देखा था कि हु, विच और दैट का कब कब यूज किया जाता है, मतलब सजीव और निर्जीव के साथ किसका यूज किया जाता है, ऐसा हमने देख लिया था। और ये भी हमने देख लिया था कि हु, विच और दैट के बाद जो हेल्पिंग वर्ब आती हैं वो हु, विच, दैट से जस्ट पहले वाले नाउन के अनुसार ही आती हैं। आज हम नया कॉन्सेप्ट देखेंगे, सुपरलेटिव डिग्री वाला। तो चलते हैं, आज देखते हैं हमारा कॉन्सेप्ट कि यदि वाक्य में सुपरलेटिव डिग्री आ जाए तो वहाँ पर हमेशा दैट का ही यूज सही माना जाता है। अगर वाक्य में सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया जाता है तो केवल दैट का ही यूज सही माना जाता है। लेकिन यदि वहाँ हु और विच भी देखने को मिल जाता है तो ये सेंटेंस गलत माने जाते हैं। ऐसी स्थिति में केवल दैट का ही यूज सही माना जाएगा। जैसे देखना इन एग्जाम्पल में देखना कि ही इज़ द स्मार्टेस्ट पर्सन हु केम इन द पार्टी, मतलब जो पार्टी में आया है वो स्मार्टेस्ट पर्सन है। तो स्मार्टेस्ट क्या है? एक सुपरलेटिव डिग्री का वर्ड है। मैंने आपको पहले बताया था कि वर्ड के अंत में EST या वर्ड की शुरुआत में मोस्ट आता है तो वो सुपरलेटिव डिग्री का वर्ड होता है। तो ऐसी स्थिति में स्मार्टेस्ट जो है एक सुपरलेटिव डिग्री है। और हमारा कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर वाक्य में सुपरलेटिव डिग्री आती है तो वहाँ पर हमेशा दैट का ही प्रयोग सही माना जाता है। हु और विच का प्रयोग अगर उस वाक्य में होता है तो ये दोनों हमेशा गलत माने जाएंगे, केवल दैट वाला ही सही माना जाएगा। अब हमारा अगला कॉन्सेप्ट है कि यदि वाक्य की शुरुआत में या वाक्य के बीच में कहीं ऑल, ओनली और नन ये तीनों वर्ड देखने को मिल जाते हैं तो वहाँ भी हमेशा दैट का ही यूज सही माना जाता है। हु और विच का यूज अगर उन वाक्य में होता है तो उनको देखते ही गलत मान लेना है। इसका स्ट्रक्चर देखना कि ओनली, ऑल और नन से शुरू होने वाले वाक्य में दैट का यूज सही माना जाएगा, और जो दूसरा हु विच का यूज रहेगा तो गलत माना जाएगा। इसका एग्जाम्पल देखना, एग्जाम्पल है इनके देखना कि ऑल विच ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, मतलब सभी चमकती हुई चीज़ें सोना नहीं होती है। तो यहाँ ऑल आया हुआ है वाक्य में, तो हमने कॉन्सेप्ट में देखा कि ऑल आने पर विच का यूज नहीं किया जाता, वहाँ केवल दैट का यूज किया जाता है। अगला एग्जाम्पल है कि ऑल हु ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, यहाँ हु का यूज किया गया है ऑल के साथ, तो ये सेंटेंस भी गलत रहेगा। ये ऊपर वाले दोनों गलत हैं। अब तीसरा एग्जाम्पल देखना कि ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, तो ऑल के साथ दैट का यूज हमने देखा है कि सही होता है, तो ये तीसरा सेंटेंस सही माना जाएगा। अब हमारा अगला कॉन्सेप्ट रहेगा कि यदि वाक्य की शुरुआत या वाक्य के बीच में द सेम का यूज किया जाता है और उसके साथ दैट और एज दोनों, कभी कभी दैट का यूज करते हैं और कभी एज का यूज करते हैं। तो हम देखेंगे कि दैट का यूज कब करते हैं और एज का यूज कब करते हैं। तो जब वाक्य द सेम से शुरू होकर दैट से जुड़ा हो तो उसके जस्ट बाद में क्लोज, मतलब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट ऐसा होना ज़रूरी है, मतलब वाक्यांश होना ज़रूरी है। तो अब वहाँ दैट का यूज सही माना जाता है। लेकिन द सेम के बाद एज का यूज हो रहा है और उसके बाद पजेसिव प्रोनाउन जैसे माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर, इट्स, देयर, वंस, इस टाइप के पजेसिव प्रोनाउन जो हमने पिछली क्लास में देखे थे उनका यूज किया गया हो अगर एज के बाद, तो वहाँ पर एज का यूज सही माना जाता है। अर्थात द सेम के बाद एज प्लस पजेसिव प्रोनाउन हो तो ही एज का यूज सही माना जाता है। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे पहला एग्जाम्पल है कि दिस इज द सेम आगे बीच में द सेम शर्ट दैट आई बॉट यस्टरडे। तो हमने देखा था कि द सेम के बाद यदि दैट का यूज किया जाता है तो दैट के बाद में क्लोज अर्थात वाक्यांश का होना जरूरी है, अर्थात सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ऐसा स्ट्रक्चर होना ज़रूरी है दैट के बाद।
तभी दैट का यूज सही माना जाता है। तो यहाँ यही कंडीशन हमें देखने को मिल रही है। आई जो है एक सब्जेक्ट है और बोट जो है एक वर्ब है। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब वाली स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है और द सेम के बाद दैट का यूज हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में दैट या ये पूरा वाक्य सही माना जाएगा। और दूसरे एग्जाम्पल में देखना कि दिस इज द सेम शर्ट। अब की बार दैट की जगह पे विच का यूज किया गया है और पीछे आई बॉट यस्टरडे। तो हमने देखा था कि द सेम के साथ तो कभी तो दैट का यूज होता है, कभी एज का, विच का तो कभी होता ही नहीं है। तो यहाँ पर यह सेंटेंस ऐसे ही गलत हो जाएगा। और थर्ड एग्जाम्पल है कि दिस इज द सेम शर्ट एज। अब द सेम के साथ एज का यूज किया गया है। तो एज का यूज तब करते हैं जब पीछे पजेसिव प्रोनाउन गिवन है। तो यहाँ तो हमें वाक्यांश या क्लोज दिया हुआ है, इसलिए एज का यूज गलत माना जाएगा, इसलिए पूरा सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो तीसरा एग्जाम्पल भी हो गया हमारे। अब अगला एग्जाम्पल देखेंगे कि दिस इज नॉट द सेम वॉच विच माइन। मतलब दिस इज नॉट द सेम के साथ विच का यूज तो पहले ही गलत होता है, हमने देखा भी है। और दिस अगला एग्जाम्पल है कि दिस इज नॉट द सेम वॉच एज। अब द सेम के बाद एज का यूज किया हुआ है और एज के बाद माइन। माइन जो है एक पजेसिव प्रोनाउन होता है जो इसके अनुसार सही बैठ रहा है। एज के बाद पजेसिव प्रोनाउन सही बैठ रहा है, इसलिए पूरा सेंटेंस सही होगा। और थर्ड एग्जाम्पल है इसका भी कि दिस इज नॉट द सेम वॉच दैट माइन। तो हमने देखा था कि दैट के बाद तो वाक्यांश या क्लोज होना जरूरी है, तब सही होता है, इसलिए ये वाला सेंटेंस भी गलत होगा क्योंकि यहाँ माइन आया है। माइन जो है पजेसिव प्रोनाउन होता है। अब हमारा अगला कॉन्सेप्ट रहेगा कि लेट के साथ हमेशा ऑब्जेक्टिव केस के ही प्रोनाउन का यूज किया जाएगा। अगर लेट के बाद में सब्जेक्टिव केस या किसी अन्य केस के प्रोनाउन का यूज कर लिया जाता है तो वो पूरा सेंटेंस गलत माना जाता है। केवल ऑब्जेक्ट का ही प्रोनाउन सही माना जाएगा लेट के साथ में। तो इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल है कि लेट मी गो देयर। तो लेट के साथ देखो मी जो है एक ऑब्जेक्ट है, आई का ऑब्जेक्ट होता है मी। तो लेट के साथ मी का यूज मतलब ऑब्जेक्ट का यूज सही माना जाता है। हमने कॉन्सेप्ट भी यही देखा है, तो ये पूरा सेंटेंस सही रहेगा। और दूसरा एग्जाम्पल है लेट वी गो देयर। वी जो है सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन होता है और लेट के बाद में सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन का यूज गलत माना जाता है, इसलिए सेंटेंस गलत होगा। ऐसे ही अगला एग्जाम्पल है कि लेट ही गो देयर। तो ही भी एक सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन होता है जिसका लेट के बाद में यूज गलत माना जाता है। अब अगला एग्जाम्पल देखना कि लेट हिम गो देयर। हिम जो है ही का ऑब्जेक्ट होता है, ही का और लेट के बाद में ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का यूज सही माना जाता है, इसलिए ये वाक्य सही रहेगा। और अगला एग्जाम्पल देखना कि लेट हिज गो देयर। तो यहाँ हिज जो है हिज एक पजेसिव एडजेक्टिव होता है और हमने देखा था कि लेट के साथ में केवल ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का ही यूज सही माना जाएगा, इसलिए ये वाला सेंटेंस भी हमारे गलत माना जाएगा। तो वो लेट वाला कॉन्सेप्ट हमारे फिनिश होता है। अब नया कॉन्सेप्ट रहेगा प्रीपोजिशन वाला। तो प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस के ही प्रोनाउन का यूज किया जाता है। तो हमने देखा था कि लेट के बाद भी ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का यूज होता है और प्रीपोजिशन के बाद भी हमेशा ऑब्जेक्टिव केस के ही प्रोनाउन का यूज सही माना जाता है। इसका स्ट्रक्चर ये रहता है कि प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन। इसका एग्जाम्पल देखना, जैसे कि इसका एग्जाम्पल है कि बिटवीन ही एंड सी ही इज इंटेलिजेंट। यहाँ देखना बिटवीन है एक प्रीपोजिशन होती है और इसके साथ देखना हमने देखा था कि ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का यूज किया जाता है, लेकिन ही तो एक सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है और सी भी एक सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है, इसलिए ये वाला सेंटेंस गलत माना जाएगा। अगर इस एग्जाम्पल में हम ही के स्थान पर हिम और सी के स्थान पर हर, मतलब ही का ऑब्जेक्ट हिम और सी का ऑब्जेक्ट हर का यूज करें तो प्रीपोजिशन के बाद देखो हिम और हर ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का यूज
आ जाएगा और ये वाक्य सही हो जाएगा। और ऐसे ही अगला एग्जाम्पल है कि दिस इज ए बुक फॉर यू एंड आई। फॉर जो है एक प्रीपोजिशन होता है और यू जो है यहाँ पर एक सब्जेक्ट भी यू होता है, लेकिन यू का ऑब्जेक्ट भी यू ही होता है, इसलिए यहाँ हम इसको ऑब्जेक्ट मानेंगे। और एंड आई जो है एक सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन होता है, जो कि यहाँ पर गलत माना जाएगा। अगर आई के स्थान पर मी होता है तो सेंटेंस पूरा सही हो जाएगा। तो गाइस प्रीपोजिशन वाला कॉन्सेप्ट हमारे फिनिश होता है और आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं प्रोनाउन की 3rd क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद आप सभी का।